तो देखिए बेटा, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि जब बॉडी में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा तब यूरिन हाइपोटोनिक हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे, तुम यहाँ पे जाओ करके। हाँ, क्या है, तुम किसके लिए इधर आते हो? अच्छा, वो उधर आता है तो डिस्टर्ब होता है, फिर तुम थोड़ा खिसक के इधर आ जाते हो तो आगे। हाँ नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, वो खुश है अपने, तुम भी खुश हो अपने। तो चलिए आइए सुनिए ध्यान से। तो ये कह रहे हैं, सुनो बेटा, कि हम लोगों ने पहले ये पढ़ा था कि जब शरीर में पानी की कमी होगी तो किडनी कैसे काम करेगी और यूरिन कैसे आपका हाइपोटोनिक हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड पढ़ रहे थे कि जब शरीर में पानी क्या हो, पहले पानी ज़्यादा, पहले हमने पढ़ लिया था जब बॉडी में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा तब यूरिन हाइपोटोनिक हो जाएगी, ये पहले पढ़ लिया था। सेकेंड केस हम लोग पढ़ रहे थे जब बॉडी में वाटर की कमी होगी तब यूरिन को हाइपरटोनिक बनाना है, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया था कि एफरेंट आर्टियोल मायोजेनिक कंट्रोल, एफरेंट आर्टेरियोल में कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, यूरिन हाइपरटोनिक होगी। ये तो पहले मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बता रहा हूँ यहाँ, देखिए यहाँ पे सेकेंड क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट की वॉल की परमिएबिलिटी ADH हार्मोन कंट्रोल करता है। ADH एंटी डायूरेटिक, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, वेसोप्रेसिन भी होता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट की वॉल की परमिएबिलिटी ADH कंट्रोल करता है। ADH रिलीज कौन कर, सेक्रीट कौन करता है, हाइपोथैलेमस स्टोर कहाँ होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो जब बॉडी में आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा या पानी का अमाउंट कम होगा तो आपका ये मैसेज जाएगा ब्रेन को, फिर क्या होगा, फिर ADH का सेक्रीशन बढ़ाया जाएगा। तो जब ADH ज़्यादा निकलेगा तो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और यूरिन कैसी हो जाएगी आपकी, हाइपरटोनिक। ये तो सेकेंड केस था। अब थर्ड जो हमें मेन समझना है, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन। देखिए, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, तो ये रास काम करता है। रास को समझने के लिए पहले हमें जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस को समझना पड़ेगा। बेटा यार, जक्स्टा का मतलब ही होता है ग्लोमेरुलस के काफी पास में, नियर टू द ग्लोमेरुलस। इसके लिए मैंने आपको ये लिखे, फिर से नेफ्रॉन के बारे में बताना चाहता हूं कि ये ग्लोमेरुला आपका बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये ग्लोमेरुलस है और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। ये देखिए, ये इफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, पहले तो ये देखिए, ये PCT है, ये लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, ये आपका क्या है, ये DCT है। तो DCT जो है ना, ग्लोमेरुलस के काफी पास नहीं होता है, एक्चुअलिटी तो ये होती है, हम लोग दूर दूर बना लेते हैं अपने समझने के लिए। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये देखिए, ये रहा आपका DCT की जो सेल्स होती हैं बेटा, अगर आप किसी भी आर्टरी के बारे में बात करो तो बेटा, आर्टरी की बात करते हैं तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। उसके बाद जो बीच वाली लेयर होती है इसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। बीच वाली लेयर को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसे ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। ये 3 लेयर होती है बेटा आर्टरी में, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, पहले तो समझिए। तो एक पर्टिकुलर आर्टरी में ये 3 लेयर हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। अब आइए वापस यहाँ पे, तो बोल रहे हैं ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है, इसमें 3 तरीके की सेल्स आती हैं। ये जो DCT होती है, ये है DCT,
डीसीटी की वॉल में जो सेल्स पाई जाती हैं इनको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। क्या कहते हैं हम लोग? मैक्यूला डेंसा। तो जो डीसीटी, पहले तो बताया, जो डीसीटी है ये ग्लोमेरुलस के काफी पास में पाई जाती है। डीसीटी की वॉल में जो सेल्स पाई जाती हैं इन्हें कहते हैं मैक्यूला डेंसा। दूसरा, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसमें भी थोड़ी बहुत होती है मगर यहाँ ज्यादा होती है। इसमें मेनली मेन ट्यूनिका, इसकी जो मीडिया होती है, बीच वाली लेयर होती है, इसमें मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स होती हैं। ये मीडिया, ट्यूनिका मीडिया वाले पार्ट में, यहाँ पर जो है इनमें एक रेनिन, ये केमिकल स्टोर होता है, रेनिन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो एफरेंट आर्टेरियोल होती है इसमें ये सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे इनको बोल देते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और ये होती क्या है? ये मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स होती हैं जो कि यहाँ ट्यूनिका मीडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें स्टोर क्या होता है? इनमें रेनिन स्टोर होता है। ठीक है, और तीसरी मेसेंजियल सेल्स है, इनका फंक्शन अननोन है। तो पहले तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस 3 चीजों का बना होता है। नंबर 1 मैक्यूला डेंसा, नंबर 2 क्या है बोलो बेटा? नंबर क्या है? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और नंबर 3 क्या होता है? मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस किन 3 चीजों का बना होता है? नंबर 1 मैक्यूला डेंसा, नंबर 2 आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और नंबर 3 क्या है? मेसेंजियल सेल्स। रेनिन कहाँ पाया जाता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स में। अब चलिए, क्या हो रहा था भैया? आपका पहले ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया है, पानी का वॉल्यूम कम हो गया है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये लोअर ब्लड प्रेशर, यहाँ ब्लड प्रेशर कम होगा तो रीनल आर्टरी में भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। रीनल आर्टरी में ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसमें भी ब्लड प्रेशर क्या है? कम हो जाएगा। तो लोअर ब्लड प्रेशर इज डिटेक्टेड बाय, अब ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये डिटेक्ट कर लेंगे इस लोअर ब्लड प्रेशर को। तो लोअर ब्लड प्रेशर इज डिटेक्टेड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स और ये रिलीज करेगी रेनिन। ये जो रेनिन है 340 अमीनो एसिड का बना हुआ एंजाइम होता है, ध्यान रखिएगा। ये रेनिन 340 अमीनो एसिड्स का बना हुआ एंजाइम है। क्या काम करता है? ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो रेनिन है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। और ये एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है? ये प्लाज्मा प्रोटीन होती है। कहाँ सिंथेसाइज होगी? लीवर में सिंथेसाइज होगी। एंजियोटेंसिन क्या है बेटा? 10 अमीनो एसिड का बना हुआ है, डेका पेप्टाइड है। क्या करता है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। मगर ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। सबसे पहले रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। रेनिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 340 अमीनो एसिड होते हैं। एंजियोटेंसिनोजन क्या है बेटा? ये प्लाज्मा प्रोटीन है। ज्यादातर प्लाज्मा प्रोटीन ना लीवर में सिंथेसिस होती है, तो ये भी कहाँ सिंथेसिस होगा? लीवर में सिंथेसिस होगा। एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है? 10 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, तो डेका पेप्टाइड होता है, समझे। नेक्स्ट है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो बोल रहे एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजियोटेंसिन 2 में। बेटा ये डेका पेप्टाइड है, ये ऑक्टा पेप्टाइड है। ये और भी स्ट्रॉन्ग वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होगा, ये स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। बेटा जो एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, ये आपकी किडनी है, देखिए ये किडनी है, किडनी के ऊपर यहाँ एक ट्रायंगुलर ग्लैंड पाई जाती है, इसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। और अगर आप एड्रिनल ग्लैंड को देखें ना तो एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाला मेडुला, समझे। तो ये जो एल्डोस्टेरॉन है ना, ये इसी एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ध्यान रखिएगा, समझे। इसीलिए क्योंकि ये सॉल्ट को रिटेन कर रहा है, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी होता है, समझे।
तो ये क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिनोजन, किसको स्टूपिड अभी बताया, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर की ओर एक किडनी के ऊपर की ओर एक ट्रायंगुलर ग्लैंड पाई जाती है, इसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको एंडोक्राइन में बताऊंगा। इसमें ये इसके दो पार्ट होते हैं, बाहर और बेटा बायो में ना जब दो पार्ट होंगे तो बाहर वाले को कॉर्टेक्स ही बोलते हैं और अंदर वाले को मेडुला में। जैसे किडनी में आपने पढ़ा था, बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते थे, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, मेडुला। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलेंगे और अंदर वाले को मेडुला। तो बोले जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, पहले तो ये क्या है, ऑक्टापेप्टाइड है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। क्या बोलेगा भैया, तुम क्या रिलीज कराओ, तुम रिलीज कराओ एल्डोस्टेरोन। ये बेटा सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है, ये सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन, नेफ्रिक फिल्ट्रेट से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। सुनो, सोडियम बाहर जाएगा तो पानी भी ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर जाएगा, तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और जब पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो यूरिन कैसी हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। तो तीसरी चीज, जब पहले तो हमने केस कौन सा पढ़ रहे हैं, जब बॉडी में वाटर की कमी है या ब्लड लॉस हो गया है या एक्सरसाइज के कारण बहुत ज्यादा वाटर का लॉस हो गया है, समझ रहे हो, कैसे, स्वेटिंग के कारण, तब ये रास काम करेगा। रास का फुल फॉर्म क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो अब इसमें पहले तो तीन चीज बेटा व्यास में एक पढ़ना पड़ेगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, समझे। तो ये क्या होता है बेटा, जक्स्टा का मतलब होता है वेरी क्लोज है, किसके क्लोज है, ग्लोमेरुलस के। इसमें तीन तरीके की बातें हमें देखनी है। सबसे पहले तो ये जो डीसीटी है, डीसीटी की वॉल में जो सेल्स पाई जाती हैं इनको कहते हैं मैक्यूला डेंसा। डीसीटी की वॉल में जो सेल्स हैं इनको कहते हैं हम लोग मैक्यूला डेंसा। और ये देखिए ये इफरेंट जो आ रही है एफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है। इसकी खास तौर से बेटा मैंने बताया जो एक आर्टरी होती है, आर्टरी हो या वेन, तीनों में ही है। बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, बीच वाली लेयर को ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे इसमें जो ट्यूनिका मीडिया होती है इसमें स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल्स होती हैं। इन सेल्स को हम लोग जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं। इनमें रेनिन पाया जाता है, रेनिन स्टोर रहता है। और तीसरी ये मेसेंजर सेल्स होती है, इनका फंक्शन अननोन है। तो तीन तरीके की सेल्स को मिला करके बनता है, तुम लोग समझ में आ रहा है ना, तीन तरीके की सेल्स को मिला के बनता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। पहली सेल क्या हो गई आपकी, पहला क्या हो गया आपका मैक्यूला डेंसा, दूसरा क्या हो गया आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और तीसरी क्या हो गई मेसेंजर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में रेनिन पाया जाता है। अब बात चल रही कि भैया ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, पानी की कमी हो गई है, पानी की कमी हो गई तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, रीनल आर्टरी में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो इफरेंट आर्टेरियोल में भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इस लोअर ब्लड प्रेशर को ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स डिटेक्ट कर लेगी और ये रिलीज करेंगी रेनिन। रेनिन कितने अमीनो एसिड का बना होता है, 340 अमीनो एसिड का बना हुआ एंजाइम होता है। किसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डोस्टेरोन को एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है, बोलो बेटा, ये आपकी प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। कहाँ सिंथेसाइज होती है, लीवर में सिंथेसाइज होती है, ध्यान रखिएगा। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। अब ये एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है, डेल्टा पेप्टाइड होता है। ये क्या है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्टापेप्टाइड है, ये भी वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। अब ये किसको स्टिमुलेट करेगा, बोलो बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। और क्या रिलीज करेगा उससे, एल्डोस्टेरोन, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, तो सोडियम के पीछे पीछे वाटर भी ऑस्मोसिस के थ्रू चला आएगा और यूरिन कैसी हो जाएगी, बोलो बच्चों, हाइपरटोनिक हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि किडनी का कैसे ऑस्मो रेगुलेटरी रोल होता है, किस तरह से ये काम करती है जब बॉडी में पानी ज़्यादा होता है, वाटर एक्सेस में होता है, और कैसे काम करती है जब बॉडी में पानी कम होता है।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा एएनएफ। एएनएफ क्या होता है? एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। मतलब जो हार्ट होता है बेटा, हार्ट में ऊपर 2 एट्रिया हैं और नीचे 2 वेंट्रिकल हैं। तो ये एट्रिया की वॉल से निकलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट क्या ऑस्मो रेगुलेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, तो हाँ, हार्ट भी ऑस्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। मेनली कौन काम करता है? किडनी, मगर काम दूसरा हार्ट भी काम करता है। कहाँ पे? ऑस्मो रेगुलेशन में। किसकी हेल्प से? एएनएफ की हेल्प से। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कब निकलता है? कहाँ से? एट्रियल वॉल से निकलता है, हार्ट की एट्रियल वॉल से। प्लस इसका एक्शन अपोजिट होता है, इसका एक्शन अपोजिट है। किसके अपोजिट है? रास के। तो बेटा रास कब वर्क करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये कब वर्क करता है? जब ब्लड में वाटर की कमी है या ब्लड वॉल्यूम कम है। समझे? तो ये कब काम करेगा? एंटागोनिस्टिक है। तो जब ब्लड में वाटर ज्यादा है या प्रॉपर हो गया है, ब्लड वॉल्यूम प्रॉपर हो गया है, तो ये अपोजिट काम करता है। समझे? तो ये क्या करेगा बेटा? अब ये जाएगा, तो ये जब रिलीज होगा तो ये बोलेगा भैया कि हाँ अब ब्लड वॉल्यूम ठीक हो गया है। क्यों रेनिन रिलीज करा रहे हो? मार डालोगे क्या यार रेनिन रिलीज कर करके? समझे? तो ये सोचता है भैया चलो अब ब्लड वॉल्यूम ठीक हो गया है, तो तुरंत जो है एएनएफ रिलीज हो जाएगा और ये रेनिन के रिलीज को रिड्यूस करेगा, बंद करेगा जा करके। तो ये रेनिन के रिलीज को, अब रेनिन नहीं निकलेगा तो फिर एल्डोस्टेरॉन नहीं निकलेगा, एल्डोस्टेरॉन को रिड्यूस करेगा तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन घटा देगा, और सोडियम का एब्जॉर्प्शन घटेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन घटेगा और फिर से यूरिन कैसी हो जाएगी? हाइपोटोनिक हो जाएगी। तो ये पूरा कंप्लीट आपका ऑस्मो रेगुलेशन हुआ। सुनिए ध्यान से। तो मैंने एक तो आपको बता दिया पहला केस, जब शरीर में बॉडी में वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। दूसरा, जब बॉडी में वाटर का अमाउंट कम होगा तब रास काम कर रहा होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम काम करेगा। और ये क्या कर रहा था? ये यूरिन को हाइपरटोनिक बना रहा था, ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था और वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था। जब बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन हो जाएगा तब ये एएनएफ काम करने लगेगा, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर काम करेगा। कहां से रिलीज करेगा? एट्रियल वॉल से रिलीज करेगा। क्या करेगा भैया? मना करेगा कि अब रेनिन की जरूरत नहीं है। तो ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को मना करेगा, रेनिन को मत रिलीज कराओ। समझे? रेनिन कम हो जाएगा तो एल्डोस्टेरॉन नहीं निकलेगा, एल्डोस्टेरॉन नहीं निकलेगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और यूरिन फिर से कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा। क्या आप ठीक है पूरी तरीके से? चलिए आइए वापस। तो बोल रहे फंक्शन ऑफ द किडनी। तो बेटा मेन फंक्शन क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। और बेटा किडनी भी एक हार्मोन रिलीज करती है, इसे बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। ये भी आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि डिफरेंट हैबिटेट की बात कर रहे हैं, वहां पे कैसे ऑस्मो रेगुलेशन काम करता है। तो पहला हमने बात किया भैया फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में, जैसे मान लीजिए फिशेस ले ली हमने, फ्रेश वाटर फिशेस ले ली, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या चीज देख रहे हैं बेटा? इसके बॉडी के अंदर की ऑस्मोलैरिटी 200 to 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। मॉस मोल पर लीटर मतलब होता है मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। तो और बाहर जो इन्वायरमेंट है उसकी ऑस्मोलैरिटी ऑलमोस्ट 50 मॉस मोल पर लीटर है। समझे? तो अंदर कंसंट्रेशन, बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और बाहर कंसंट्रेशन कम। बाहर का इन्वायरमेंट क्या हो गया? हाइपोटोनिक हो गया और अंदर इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। इससे प्रॉब्लम होगी, एक तो इनके शरीर में पानी आता रहेगा, हमेशा शरीर में अंदर पानी आता रहेगा और सॉल्ट इनके बाहर जाते रहेंगे। लो तो सॉल्ट की कमी होती जा रही है और पानी की अधिकता होती जा रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन पाए जाते हैं। तो क्या क्या एंड फिर देखो बताया, तो पैसिव सॉल्ट शरीर से बाहर जा रहा है और पैसिव इनफ्लो ऑफ वाटर, वाटर शरीर में, वाटर बॉडी के अंदर आ रहा है। क्या क्या एडेप्टेशन होता है इनके अंदर? तो इनके गिल्स में
आयनोसाइड सेल्स पाई जाती हैं या क्लोराइड सेल्स पाई जाती हैं। ये क्या करेगी, ये भैया सॉल्ट्स को एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करती रहती है, एक्टिवली वाटर से इनटेक करती रहती है। और क्योंकि भैया खूब पानी पहले शरीर में आ रहा है तो ये वाटर को इनटेक नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। और तीसरा, यूरिन इनकी कैसी होगी, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या बोलना है, एक मिनट, हाँ, हाइपोटोनिक यूरिन हो जाएगी ना यहाँ पे, हाइपोटोनिक कर दीजिए, हाइपोटोनिक। चलिए, तो देखिए यहाँ पर, तो भैया बता दिया। तो ये बेटा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में प्रॉब्लम क्या होगी, पानी शरीर के अंदर आता रहेगा, सॉल्ट शरीर से बाहर जाते रहेंगे। तो इसके लिए क्या एडेप्टेशन होगा, इनके गिल्स में आयनोसाइड सेल्स पाई जाती हैं या क्लोराइड सेल्स पाई जाती हैं। ये एक्टिवली सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करेगी, इनटेक करेगी, पानी नहीं पिएंगे और यूरिन कैसा रिलीज करेंगे, हाइपोटोनिक यूरिन रिलीज करेंगे। ठीक है बेटा, अब आओ वापस यहाँ पे। फिर अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेरीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो फिर से वही, बॉडी की ऑस्मोलैरिटी 200 to 300 और एनवायरनमेंट की लगभग 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर या मॉस्मोल पर लीटर के आसपास होगी। ठीक, अब प्रॉब्लम उल्टा हो गया ना, बाहर हाइपरटोनिक और अंदर हाइपोटोनिक, तो शरीर का पानी बाहर जाता जाएगा, सॉल्ट जबरदस्ती अंदर आते रहेंगे। तो अब क्या करेगा भैया, क्या करना है, वही काम करेगा जो किया था, उसका उल्टा कर दो। तो अभी फिर से गिल्स में आयनोसाइड सेल्स पाई जाएंगी, सॉल्ट क्या आ रहा है, शरीर के अंदर आ रहा है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए भैया, तो इनको बाहर कर दिया। तो एक्टिवली ये आयनोसाइड सेल जो है सॉल्ट को बाहर करती है। ठीक है, पानी क्या हो रहा है, पानी शरीर से बाहर जा रहा है, तो ज्यादा पानी पिएंगे। और यूरिन कैसा, यूरिन में भी कम रिलीज करना है पानी, तो यूरिन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ये सेकेंड केस हो गया। अब हम लोग थर्ड केस देखेंगे इसमें। हाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग अगली सिचुएशन देख रहे हैं, माइग्रेटरी फिशेस। देखो बच्चों, ये माइग्रेटरी, इधर देखिए, माइग्रेटरी फिशेस कैसी होती हैं, जो इनके एडल्ट होते हैं। इनका जो एडल्ट है ये मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है। ठीक है, जब ये मैरीन से फ्रेश वाटर में जाता है इसे बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। देखो बेटा सुनो, और उसके बाद मैं एक पहले तो बता रहा हूँ, ये जो माइग्रेटरी फिशेस होती हैं इनका जो एडल्ट है ये फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है। किस काम के लिए लिखा है, स्पॉनिंग। स्पॉनिंग मतलब अंडे देने के लिए जाता है, समझे। फिर वो वहाँ मर जाते हैं, फिर अंडों से यंग निकलते हैं, वो वापस फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में आते हैं। ठीक, तो जब ये एडल्ट फ्रेश वाटर से, ये मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं, इसको बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। और जब उसके यंग फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में आते हैं इसे बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। देखो इसे ऐसे याद रख सकते हो। बताइए, नदियां ज्यादा ऊंची होती हैं कि समुद्र ज्यादा ऊंचा होता है? नदियां ऊंचाई पे होती है, समुद्र नीचे होता है। ठीक, अब दो टर्म होते हैं, एक तो कैटाबोलिज्म और दूसरा एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है बेटा, हायर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किया जाता है लोअर मॉलिक्यूल में, हायर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं लोअर में। ठीक है, और एनाबोलिज्म में क्या करते हैं बेटा, एनाबोलिज्म में लोअर को ऐड करते हैं और हायर बनाते हैं। ठीक, तो अब सुनो, अभी क्या बताया कि जो इसमें आपका जो एडल्ट है वो कहां से कहां जाता है, मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर, से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो लोअर मॉलिक्यूल ऐड होकर के हायर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, एना, एक मिनट, ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, एनाड्रोमस। अब फिर यंग क्या कर रहा है, यंग कहां से कहां जा रहा है, फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर, तो इसको क्या बोलेंगे, कैटाड्रोमस माइग्रेशन। समझ में आया कैसे हम लोग याद रखेंगे? यहाँ मैंने बस इतना ही लिखा है, बट आप लोग ध्यान रखिएगा होता क्या है। सुनिए, तो माइग्रेटरी फिशेज होती हैं, जैसे हिल्सा है, सालमन है, ये देखिए मैंने इसलिए रिवर्सिबल का साइन बना दिया है, इससे आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली में माइग्रेशन एक डायरेक्शन में नहीं है, दोनों डायरेक्शन में है। इनके जो एडल्ट होते हैं
ये मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग के लिए, एग लेइंग के लिए, और फिर उसके बाद जब एग की हैचिंग होती है तो यंग जो है मैरीन फ्रेश वाटर एडल्ट जो है मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है, और आफ्टर हैचिंग ऑफ एग यंग जो है क्या होता है फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में आता है। तो देखो मैंने रिवर्सिबल का साइन लगा दिया, इनमें इस तरीके का माइग्रेशन होता है। तो ये कैसे एडजस्ट करेगा, तो ये एडजस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन हार्मोन की हेल्प से मेंटेन करेगा, अपने बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा। अब आ जाइए टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वाटर को सेव करने के लिए क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं। तो बेटा जो इनकी स्किन होती है ना, कॉर्निफाइड स्किन होती है, मल्टी लेयर्ड स्किन होती है, समझे। मल्टी लेयर में कई लेयर की होती है वाटर के लॉस को बचाने के लिए। कई जगह पर काइटिन का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ये भी वाटर के लॉस को बचाने के लिए। कुछ डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कैंगरू रैट, ये कभी भी पानी पीता ही नहीं है, मतलब इसको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती एक्सटर्नल वाटर की, ये पूरा मेटाबॉलिक वाटर पे डिपेंड करता है। ये देखिए तो कैंगरू रैट है, ये डेजर्ट एनिमल है, ये वाटर ड्रिंक नहीं करता है, मेटाबॉलिक वाटर पे ही काम चला लेगा। फिर कैमल की बात करें, ये अब यूरिया को स्टोर कर सकता है अपने टिश्यू में, ये यूरिया को स्टोर करेगा अपने टिश्यू में। और अब जो फीकल मटेरियल है उसमें भी वाटर ना वेस्ट हो तो ड्राई फीसेस रिलीज करता है, फिर ये भी मेटाबॉलिक वाटर को यूज कर सकता है। दूसरा, जब पानी मिलेगा तो ये 80 लीटर तक पानी पी सकता है, समझ लीजिए, मतलब अगर 10 ऊंट हो तो 800 लीटर पानी पी जाएंगे। इसलिए जब ऊंट को पानी देता है ना तो अलग देता है, कभी बड़े वाटर स्टोरेज के पास ये लोग नहीं खड़ा करते क्योंकि उसके पास पहले से ही पानी की कमी है, पता चला ये लोग खड़े हो गए, ये लोग ज्यादा पानी पी जाएंगे तो लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए अलग, अगर पानी बहुत है चलो कोई बात नहीं, पर अगर कम पानी है तो उसको अलग से पानी दिया जाता है, उसको मेन टैंक के पास नहीं ले जाते। आइए वापस यहाँ पे, तो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ जाइए लीवर। लीवर क्या बेटा मैंने बताया था, अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होती है, मोर टॉक्सिक, यूरिया लेस टॉक्सिक होती है। तो हम लोग की बॉडी में अमोनिया को यूरिया में लीवर में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रेब हेंसलेट साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल या सिट्रुलिन साइकिल, इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। और क्या करता है भैया लीवर, तो लीवर एक तो ये बाइलिरुबिन और बाइलिवेरिडिन बनाता है, ये फीसेस के साथ रिमूव किए जाते हैं, बाइल पिगमेंट बोलते हैं। दूसरा ये यूरोक्रोम, बेटा यूरिन के साथ एक्सक्रीट किया जाता है। ये सारे पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका क्या बोलते हैं लीवर बनाता है, बाइल पिगमेंट बनाता है। बाइल पिगमेंट में क्या थे, बाइलिरुबिन और बाइलिवेरिडिन और यूरोक्रोम भी है, समझ रहे, मतलब ये बाइल पिगमेंट है और ये यूरोक्रोम अलग पिगमेंट है। ये सब ब्रेकडाउन किसके ब्रेकडाउन से बनते हैं, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, जिसमें से ये दोनों बाइल पिगमेंट में आते हैं, बाइलिरुबिन और बाइलिवेरिडिन, ठीक है। अब ये किसके साथ रिलीज किया जाता है, ये फीकल मटेरियल के साथ रिलीज किया जाएगा। और यूरोक्रोम किसके साथ रिलीज किया जाता है, ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है। और क्या क्या हटाएगा शरीर से, ड्रग्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीजों को लीवर हटाने का काम करता है। तो लीवर, अब यहाँ देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेनली कौन कौन से, तो लीवर जो है ये भी एक एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तरीके से काम करता है, ध्यान रखिएगा। क्या बताया, लीवर क्या क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, फिर कुछ पिगमेंट्स को भी हटाता है जैसे बाइलिवेरिडिन और बाइलिरुबिन और बाइलिवेरिडिन, ये बाइल पिगमेंट होते हैं। और क्या होता है, यूरोक्रोम, ये यूरिन के साथ हटाया जाता है, ये फीसेस के साथ हटाया जाता है। ये सारे कैसे बनते हैं, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल और ड्रग्स को भी हटाता है। इसीलिए बेटा लीवर को हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो लीवर होता है इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ बॉडी भी बोला जाता है, समझे। चलिए आइए वापस स्किन पे आ जाइए। स्किन का देखिए यहाँ एसेसरी क्यों लिखा है, क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो आपका एक्सक्रीजन नहीं है,
मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। तो स्किन में दो तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक तो स्यूडोरिफेरस ग्लैंड या इन्हीं को हम लोग स्वेट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। कैसी ग्लैंड होती हैं ये, तो सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड होती है। क्या रिलीज करेगी, स्वेट। तो स्वेट क्या काम करता है, बॉडी को ठंडा करने का काम करेगा, यानी कि ये थर्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रही है, ठीक है। और क्या क्या स्वेट में पाया क्या जाता है, वाटर है, सॉल्ट है, देखिए यूरिया। तो देखिए हाँ, स्किन भी यूरिया को कुछ हद तक रिलीज कर रही है, इसलिए ये एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आएगा। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि स्किन को एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्यों रखते हैं, क्यों आता है, क्योंकि जो स्वेट रिलीज होता है ना, स्वेट में कुछ हद तक आपका यूरिया आ जाता है, तो इसलिए इसको रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर एसर्शन रीजन में आ जाए कि क्यों इसको बोलते हैं एसेसरी एक्सक्रीटरी और ऐसा क्या करती, तो हाँ कुछ हद तक यूरिया इसमें आता है। फिर ऑयल ग्लैंड या सीबेसियस ग्लैंड कैसी होती है, सिंपल ब्रांच सेक्युलर ग्लैंड होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, लिपिड, फैटी एसिड, स्टेरोल और वैक्स पाया जाता है। ये सारे इसके थ्रू रिमूव किए जाएंगे। फिर लंग्स क्या सारा हटाता है शरीर से आपके, तो CO2 को हटाता है। तो ये बेटा एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका लीवर, दूसरा क्या है स्किन और तीसरा क्या है लंग्स। अब कुछ डिसऑर्डर के बारे में बता रहे हैं। तो बेटा डायबिटीज इंसिपिडस, मैंने आपको बताया है कलेक्टिंग डक्ट की वॉल की परमिएबिलिटी को ADH हार्मोन रेगुलेट करता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके बॉडी में ADH कम रिलीज होगा तो वहां पर कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मली इसी में क्या होता है, यही होता है डायबिटीज इंसिपिडस, कलेक्ट ये आपका ADH कम निकलने लगेगा, समझे। तो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा। तो नॉर्मल यूरिन का वॉल्यूम होता है 1.5 से 1.8 लीटर पर डे, मगर जब ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो सोचो कितना हो गया, देख रहे हो 10 से 15 लीटर पर डे हो जाएगा, बढ़ करके लगभग 10 गुना के आसपास बढ़ा, समझे। तो 10 से 15 लीटर पर डे हो जाएगा। अब सोचो इतना पानी निकालोगे तो शरीर में बार बार लगेगा कि पानी बहुत कम हो गया है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। ज्यादा प्यास लगना इसे बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। एसएक्स मतलब सिम्टम्स होता है बेटा, लक्षण। एसएक्स मतलब है सिम्टम, लक्षण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा प्यास लगेगी, शरीर में पानी कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। पानी के साथ साथ कभी कभी पोटेशियम भी निकल जाएगा, तो पोटेशियम की कमी होना इसे बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोकैलेमिया। तो चलिए फिर, तो पहला बेटा मैंने तो आपको दो तरीके के डायबिटीज बता दिए हैं, एक तो डायबिटीज मेलिटस और दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस। पहले मैंने आपको बताया था बेटा हम लोगों के ब्लड में, हमारे ब्लड में मैक्सिमम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 180 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए, समझे। इसी को रीनल थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं। किसी भी मटेरियल की वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जहां तक वो रीनल नेफ्रिक फिल्ट्रेट से रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा, समझे। तो ग्लूकोज की मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है 180 mg पर डेसीलीटर या 180 mg पर 100 ml। यहाँ तक ये बॉडी में नेफ्रिक फिल्ट्रेट से रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। बट अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 180 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए तब ये यूरिन के साथ रिलीज होने लगेगा, और इसी कंडीशन को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। जबकि ये क्या पढ़ रहे हो सर अब आप, डायबिटीज इंसिपिडस। तो कह रहे नॉर्मल यूरिन का वॉल्यूम 1.5 टू 1.8 लीटर पर डे होता है, बट अगर ADH का वॉल्यूम कम हो जाए, ADH कम रिलीज होने लगे, तो नेफ्रिक कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ करके 15 से 18 लीटर या 20 लीटर तक हो जाएगा, समझे। तो पानी ज्यादा निकलेगा तो प्यास ज्यादा लगेगी, तो क्या हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, समझे। शरीर में पानी कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी के साथ साथ पोटेशियम भी निकल जाएगा, तो क्या बोलोगे, हाइपोकैलेमिया। फिर बेटा कल मैंने आपको बता दिया था नेफ्राइटिस क्या होता है। जब बेटा ये देखो मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये बोमेन कैप्सूल है,
ये बोमेन कैप्सूल है। बेटा याद कर लो, मैंने बताया था बाहर वाली वॉल को हम लोग कहते हैं पेराइटल वॉल और अंदर वाली वॉल को क्या कहते हैं, विसरल वॉल। तो जो विसरल वॉल होती है इसमें इस तरीके की ये सेल्स पाई जाती हैं। ये देखिए ये सेल्स पाई जाती हैं, इनको हम लोग पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। ये देखिए विसरल वॉल में ये बेटा जो सेल्स हैं इनके ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, इन्हें पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। इनके बीच बीच में जो ये पोर्स हैं इन्हें स्लिट पोर्स कहते हैं, स्लिट पोर्स कहते हैं, समझे, ध्यान रखिएगा। तो बोल रहे हैं बेटा जब इन्फेक्शन हो जाता है तो नेफ्रॉन में जलन होने लगती, नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसके कारण स्लिट पोर्स का साइज बढ़ जाएगा। स्लिट पोर्स का साइज बढ़ जाएगा तो यूरिन में एल्बुमिन आने लगेगी। अब यहाँ पर जब यूरिन में एल्बुमिन आती है तो इसे बोलते हैं एल्बुमिनूरिया, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एल्बुमिन क्या करती है, एल्बुमिन मेंटेन करती है BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या करता है, ये ब्लड के लिक्विड पार्ट को ब्लड कैपिलरी के अंदर बनाए रखने में हेल्प करता है। जब आपके शरीर में एल्बुमिन कम हो जाएगी तो ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है वो रिस करके बाहर आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में है वो वहां पे जमा हो जाएगा। तो शरीर में जगह जगह पे सूजन दिखाई देने लगेगी, पफीनेस दिखाई देने लगेगी। इसी कंडीशन को बोलते हैं नेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। नेफ्रॉन में जलन होने लगेगी, स्लिट पोर्स का साइज बढ़ जाएगा, एल्बुमिन भी यूरिन में आने लगेगी। ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया। गाउट भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, पेनफुल जॉइंट्स हो जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं, गाउट। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, देखो इसीलिए मना किया जाता है बहुत ज्यादा ना एसिडिक चीजें नहीं खानी चाहिए और ऐसी चीजों से भी बचना चाहिए, जैसे ना ज्यादा टमाटर नहीं खाने चाहिए, या बहुत सारा, एक अरबी में भी ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड वाले मटेरियल भी थोड़े कम हिसाब से लिमिट में कुछ भी खाओगे तो नुकसान नहीं है, ज्यादा ही नुकसानदायक करता है। तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड है ना, अब आपके शरीर में कैल्शियम तो होगा ही, कोई कैटायन तो होते ही हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड कैटायन के साथ मिलकर के सॉल्ट बना लेता है, तो किडनी में स्टोन के जैसे बना लेंगे, इन्हीं को बोलते हैं ऑक्सीडेट सॉल्ट्स, इनके क्रिस्टल बन जाएंगे, यही बना देता है किडनी स्टोन। तो रीनल कैल्कुलाई का मतलब होता है किडनी स्टोन, समझे। ये भी रीजन बनता है, अरबी आपने सुनी है, कुछ ही कोलोकेशिया, इसको ठीक से पका हुआ ना खाने पर भी ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा जा सकता है और आपके ब्लड में तो कैल्शियम ज़्यादा होता ही है, तो वो उसके साथ मिलके प्रेसिपिटेट बना देता है, सॉल्ट बना देता है, किडनी इसे छान नहीं पाएगी, फंस के रह जाएगा, उसी को बोलते हैं किडनी स्टोन। क्या बोलेंगे, किडनी स्टोन, या NCERT में दिया हुआ है, क्या बोला इसको, रीनल कैल्कुलाई बोला है, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखेंगे।